और दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि और मे बी आपने एग्ज़ाम अगर दिया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी फिलहाल में जो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो आपको आइडिया होगा कि अब जा कर के कुछ ऐसे जब रिज़ल्ट आने वाले हैं जो कि कुछ ही टाइम बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने में आ जाएगा। तो ऐसे में आपको अगला जो आपका स्टेप है जिसमें टाइपिंग नहीं है, ठीक है, जिस वाले में टाइपिंग नहीं है उसमें आपको देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब आपको रेडी हो जाना चाहिए, चाहे टाइपिंग आपके जो कैटेगरीज है उसमें टाइपिंग हो या ना हो, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट के लिए रेडी हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं है वो अगर नहीं होता है तो उसकी वजह से आपको जो इतने सालों की जो मेहनत है वो बेकार जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी कोई जो एग्ज़ाम हुए हैं, इनमें जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्राइटेरिया आरआरबी ने मांगा है वो क्या होना चाहिए, उसमें आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होना चाहिए, वैलिड ईयर उसका क्या रहना चाहिए और किस फॉर्मेट में वो बना होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप इनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम करते हैं तो हो सकता है आपको या तो रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर आपको यूआर मान लिया जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि किस कंडीशन में आपको यूआर माना जाएगा और वो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसकी वजह से आपको इसमें रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इस वीडियो में ये जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को एट द लास्ट तक देखिएगा और आप कंफर्म करिएगा कि क्या आप उन सभी क्राइटेरियाज को फॉलो अप कर रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा और जो नोटिफिकेशन जो पहले की इसमें कुछ चेंजेस आई हुई हैं, मैं आपको दोनों नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। जो सबसे पहले जब AWS यहाँ पे आरआरबी का जो नोटिफिकेशन 2019 में आया था, तो उस टाइम पे इन्होंने AWS के बारे में क्या बातें बताई थी। और अभी जो कुछ टाइम है, जब जनवरी में आपने देखा था कि जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे इस का आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे और उस टाइम पर यहाँ पे एक अलग सा कोरिएंडम जारी किया गया था। तो उसमें ईडब्ल्यूएस को लेकर के क्या बातें बताई गई हैं, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बताता हूँ आपको क्या नोटिफिकेशन था पहला। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करिए। आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, एसएससी से संबंधित हो, तो यहाँ पर आपको ज़रूर मिलता है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी के संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको मैं यहाँ पे रोजाना बेसिस पे कराता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ कि वो पीडीएफ कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, ये पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है सबसे पहले जब आरआरबी की तरफ से इसे जारी किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे कि 8.4 जो पैरा नंबर था, उस पैरा में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो बताई गई हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें मुझे ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, क्योंकि मैंने AWS को लेकर के इसके पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में उसके फॉर्मेट किसके द्वारा इशू कराया जाना चाहिए, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस सेक्शन में होने के लिए, सारी बातें मैंने बताई रखी हैं। लेकिन एक बार फिर से आरआरबी ने इसमें क्या मेंशन किया हुआ है वो आपको देखना ज़रूरी होगा। तो देखिए, आपके लिए कुछ शर्तें दी गई होती हैं, उन शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं तो अभी आपका AWS सर्टिफिकेट बनता है। हालांकि ये अभी बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आपने ऑलरेडी दे रखा है इस कैटेगरी से। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मेंशन की गई है, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो पहली बात तो आप अपने सर्टिफिकेट में ये आप चेक कर लो कि उसमें ये जो बातें बताई गई हैं, जो शर्तें दी गई हैं, ये शर्तें जो 4 शर्तें लिखी गई होती हैं। देखिए, फॉर्मेट हर किसी स्टेट का अलग अलग हो सकता है, वो हिंदी में हो सकता है, वो इंग्लिश में भी हो सकता है, तो उसके लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये 4 शर्तें दी गई हैं, ये शर्तें चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, वो एज इट इज़ होने चाहिए, ठीक है। ये शर्तें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट होता है कि इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है और इसका वैलिड ईयर क्या है। और यही चीज़ें ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो आरआरबी हो, वो इन्हीं चीज़ों को चेकआउट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका जो पहला शर्त है ये है कि 5 एकड़ की ज़मीन आपके पास
उससे 5 एकड़ की ज़मीन या उससे ज़्यादा की अगर आपके पास ज़मीन है तो आपका नहीं बनेगा। तो ये चेकआउट करना होगा कि आपके पास 5 एकड़ से कम की ज़मीन हो। अगर रेजिडेंशियल फ्लैट है आपका तो वो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर का नहीं होना चाहिए, है ना। उसके ज़्यादा अगर है तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वैलिड नहीं माने जाएंगे। रेजिडेंशियल अगर प्लॉट है तो वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ में है। और रेजिडेंशियल प्लॉट अगर 200 स्क्वायर यार्ड का है और अगर वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के अलावा दूसरे जगहों पर है तो वो 200 स्क्वायर तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 शर्तें हैं। इसके अलावा आपकी जो इनकम है वो पूरे फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी शर्तें जो हैं वो आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपने जारी करवाया है उसमें ये सारी शर्तें मेंशन होनी चाहिए, तभी आपको आगे की तरफ वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ डाउट होती है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी कौन करता है ना, किसके द्वारा ये जारी होना चाहिए। तो देखिए ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, क्लास फर्स्ट स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, इनमें से किसी के द्वारा भी जारी किया गया है तो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चीफ रेजिडेंट मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल चीफ रेजिडेंट मजिस्ट्रेट हो गया, प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो ये जो भी रैंक ऑफिसर्स होते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जनरली मिलते हैं, तहसील में मिलते हैं, तो वहाँ से अगर आप जारी करा के रखे हुए हैं तो ये वैलिड माना जाएगा, है ना। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड हिज फैमिलीज नॉर्मली रेसिडेंट्स। तो ये जो भी ऑफिसर्स हैं जिस भी तालुकात में, तहसील में या फिर डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, ये वहीं से जारी होता है ना। आपका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपका जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से ही जारी किया गया होना चाहिए। दूसरी बात, लोगों को डाउट होता है कि सेंटर का होना चाहिए कि स्टेट का होना चाहिए। देखिए मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट ही जारी करता है, ठीक है। ये आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुआ करिए कि वो स्टेट का है कि सेंटर का है। जनरली जो है वो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट ही जारी करता है, क्योंकि वो स्टेट के अंदर के सब्जेक्ट में ही आता है, ठीक है। कहीं कहीं पर उसे बस सेंटर के तौर तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अलग से सेंटर जारी करेगी, ठीक है। आपके लिए स्टेट का ही होना चाहिए, फॉर्मेट इस हिसाब से होना चाहिए। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट की बात। अब बात आती है कि ये सर्टिफिकेट जो है वो जारी कब का होना चाहिए। क्या आज अगर आपके पास, जैसे कि फॉर्म भरते वक्त आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ सकते थे, इसलिए आपने बाद में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो क्या आपको वैलिड माना जाएगा। या फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था और अभी भी नहीं है और अभी आपके एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम है, तो क्या अभी आप बनवा लोगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो क्या उसे माना जाएगा। तो ये चीज़ें हैं वो आपको समझनी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट पोजेस income and assess certificate as on closing date of registration of application for the CEN DCN। तो देखिए क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करी गई है, तो इसका अगर आप क्लोजिंग डेट देखोगे तो आपको मैं बता दूं कि इसका क्लोजिंग डेट क्या था इस एप्लीकेशन का। तो देखिए यहाँ पर जो फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन जो था वो 12 अप्रैल 2019 का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 12 अप्रैल 2019 के पहले का बना होना चाहिए। एक चीज़ और बता दूं कि आप इसके अंदर एक नोटिफिकेशन में यही बातें बताई गई थी कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2017 होना चाहिए, 2017 से 2018। वो भी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो एक मिनट आप यहाँ पे रुकेंगे, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन बाद में जारी की गई थी, जिसमें आपको लास्ट में यहाँ पे देखोगे अमेंडमेंट कोरिगेंडम, ये 14 मार्च 2019 का ये कोरिगेंडम था, ठीक है। उसमें ये जारी किया गया था, जिसमें ईडब्ल्यूएस को लेकर के कुछ बातें बताई गई थी, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बातें बताई गई थी फाइनेंशियल ईयर को लेकर के। तो लिखा गया था द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट इशूड बाय
competitive authority as per the annexure 3rd given at the page number 39 on the date of document verification। तो यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट तो लेके जाना ही है, इसके अलावा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो आप भी वो भी जारी करा लेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी जिसको लेकर के कैंडिडेट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, और वो ये था कि द सर्टिफिकेट शुड बी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 as the last date of registration of application is 31/3/2019। तो ये दिया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 होना चाहिए। अब ऐसे में ये जो एप्लीकेशन 2019 में आया था, तो उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसेस था वो भी नया ही था। बहुत सारे जो स्टेट से जहां पर एप्लीकेशन का अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था, जिसकी वजह से 2019 में जितने भी स्टूडेंट ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है, उनके पास ज्यादातर जो सर्टिफिकेट हैं वो 2018-19 के वैलिडिटी 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे में अगर रेलवे 2017-18 की सर्टिफिकेट को वैलिड मानती है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे ईडब्ल्यूएस के जिन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी कंसर्न की बात थी, और जब मैंने इस चीज को देखा तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये बन ही नहीं रहा था। तो ऐसे में क्या बताया गया है कि द क्लेम फॉर रिजर्व status under EWS will not be entertained and candidature application of such candidate if fulfilling all the eligibility condition for general category। तो यहाँ बताया गया कि अगर आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को नहीं इंटरटेन कर पा रहे हो, तो आपको यूआर ट्रीट किया जाएगा, है ना, विल बी कंसीडर एज अंडर जनरल वैकेंसीज ओनली। तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। और ऐसे में अगर आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर आप 2017-18 का वहां पे नहीं दे पा रहे हो और आपको यूआर मान लिया जाएगा, तो भी जरूरी नहीं कि आपको उसमें शामिल ही किया जाएगा, तब तक जब तक कि अगर उसमें चेक किया जाएगा कि अगर आपका सीबीटी 1 का जो मार्क्स है, यानी कि आपने अगर सीबीटी 1 में जो क्वालिफाइंग किया है तो वो किस कैटेगरी से किया है, आपके जो नंबर हैं सीबीटी 1 में क्या वो यूआर से ज्यादा है। अगर यूआर से सीबीटी 1 में ज्यादा है और सीबीटी 2 में भी आपके नंबर यूआर से ज्यादा है, तो ही आपको आगे इंटरटेन किया जाएगा। अगर आपने सीबीटी 2 में भले ही यूआर से ज्यादा नंबर लाया है, लेकिन सीबीटी 1 में आपके जो नंबर थे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही क्वालिफाई कर पा रहे थे, यूआर से नहीं कर पा रहे थे, तो आपको यहाँ पर टोटली ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा इस नोटिस के अनुसार। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय था। कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के मन में था कि फिर उन्हें यूआर भी नहीं माना जाएगा, एक तरीके से अगर देखा जाए कि सीबीटी 1 में अगर उनके नंबर यूआर से कम है तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स थी। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस दिए गए, यहाँ पे नोटिस दिया गया आरआरबीज को, और उन्हें ये बताया गया कि कहीं ना कहीं जो 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर आप जो मांग रहे हो उस टाइम पर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना ही नहीं था, और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर ये बनाने का प्रक्रिया भी चालू नहीं था। ऐसे में इस चीज को प्रस्तुत करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो बैक डेट में जाकर के बनता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो फिर जाकर के यहाँ पर आरआरबी ने इसको अमेंडमेंट किया और उसमें एक दूसरा नोटिस दिया गया, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। ऐसे में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है जिसकी वजह से आप आगे अपने कैटेगरीज में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अमेंड किया गया उसमें क्या बातें बताई गई हैं। इसमें बताया गया द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट प्रोड्यूस्ड वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ भी दोबारा से वो बात बताई गई कि आपके पास वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप इसे जरूर बनवा लेना जब भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ की होती है। तो ऐसे में अभी आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, है ना। सर्टिफिकेट issued by the competent authority as per the annexure 3rd given at the page 39 on the date of document verification। तो ये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा any such certificate issued even after the date of notification in 2019 will also be considered as valid। तो ये जो बात बता दी गई, इसमें एक्स्ट्रा जो बातें बताई गई हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा गया था कि यहाँ पे 2017-18 का ही फाइनेंशियल होना चाहिए,
उस चीज को यहाँ पे चेंज करके बोला गया कि अगर कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो 2019 के बाद के डेट में जारी किया गया है तो भी इसे कंसीडर वैलिड माना जाएगा। इन केस ऑफ नॉन compilation of this stipulation, their claim for reserve status under EWS will not be entertained and the candidature application of such candidate if fulfill all eligibility condition for general category will be considered under general। ठीक है, तो अगर ये डॉक्यूमेंट आप फिर भी नहीं जमा कर पा रहे हो और दूसरी चीज ये लिखा गया है कि वो आपका जो सर्टिफिकेट इशूड है वो 2019 के बाद का भी इशू है तो चलेगा। मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में उसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए या फिर फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए ना, वो 2019 के पहले का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप जाओ, अभी अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाओ और आपके टाइम पे यानी कि 2022 में आप इशू करवाओ तो अभी वैलिड माना जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं कहा गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए कि आपने जब फॉर्म भरा था उस टाइम पे आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था और ना ही आपने उस टाइम पे आपने अप्लाई किया था, ऐसे में अगर आप आज जाकर के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो और उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको जारी कर दिया जाता है तो वो बिल्कुल आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने बिना किसी आधार पर ईडब्ल्यूएस का बिना ईडब्ल्यूएस के आधार पर ही आपने वहां पे फॉर्म अप्लाई किया है, सीबीटी 1 दिया, सीबीटी 2 दिया और अब जाकर के आप उसे बनवा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यूआर के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसे में आपको ये भी समझना होगा कि आप क्या यूआर के लायक ट्रीट होने के लिए भी कंडीशंस को फुलफिल करते हो या नहीं। अगर आप यूआर के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके जो मार्क्स हैं वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में ही यूआर से ज्यादा रहेंगे, तभी आपको यूआर कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, वरना आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो 2019 के बाद जारी होने का मतलब ये है कि आपने उसे इसके पहले अप्लाई किया हो, जिसमें जो फाइनेंशियल ईयर हो वो भले ही 2018-19 का भी हो तो चलेगा, क्योंकि अगर आप 2019 में उसे आप जारी किया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 2018-19 का ही होगा। ठीक है, और जो वैलिडिटी होगी उसकी वो 2019-20 की होगी। तो ऐसे में अगर आपके पास ये वाली भी सर्टिफिकेट है 2019-20 वैलिडिटी और 2018-19 का यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, तो भी ये क्या होगा कि 2019 में जारी किया जाएगा, है ना। तो ऐसे में ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मान्य किया जाएगा और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल समस्या थी स्टूडेंट के सामने और जो नहीं समझ पा रहे थे, तो इन बातों को आपको समझना चाहिए और अभी आपको चेकआउट जरूर कर लेना चाहिए कि आप जो है वो किस क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाइड होने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके बार अभी आपको इसमें और भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को जरूर यहाँ पे क्लियर करूंगा। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उनमें जो भी ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनका जरूर आंसर करता हूँ। तो आप जरूर यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।